आज हम लोग उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें थीं असल में जिनकी वजह से वेव थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि लाइट का ही एक फिनोमेना है, उसी की एक प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ऐसा क्या हुआ था उस पर मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको कि एक्चुअली जो मेन पॉइंट उसमें था, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था हॉलवेस और लेनार्ड का, उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उससे पहले जो वेव थ्योरी चलती थी हाइगेंस की, उसमें हाइगेंस ने ये बताया था कि अगर लाइट की तीव्रता ऊर्जा ही होती है, इंटेंसिटी जिसको आप कहते हैं प्रकाश की तीव्रता, वो एक्चुअली ऊर्जा ही होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसी को हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो हाइगेंस की वेव थ्योरी के मुताबिक अगर आपतित प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो तीव्रता ही क्या चीज़ है? एनर्जी। अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या बढ़नी चाहिए? उसकी ऊर्जा। लेकिन यहाँ हम देख रहे थे कि हम लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी देते थे ना तो ऊर्जा नहीं बढ़ती थी, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे, बल्कि आवृत्ति बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़ती थी। तो पहला जो सबसे मेन पॉइंट ये था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ेगी। पर इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे थे कि हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें, उससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाती थी पर एनर्जी बढ़ती नहीं थी। ये इस रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट का। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं कि तरंग सिद्धांत की असफलता के कारण तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके कौन कौन से रीजन है, वन बाय वन हम पढ़ते चले जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। जैसे कि पहला रीजन मैंने लिखा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, मतलब वेव थ्योरी हमको क्या बताती है, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अगर हम जो लाइट हम डाल रहे थे प्लेट पर, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं आप? 100 वॉट की जगह 200 वॉट बल्ब लगा दीजिए, 500 वॉट बल्ब लगा दीजिए, 1000 वॉट का बल्ब लगा दीजिए, 2000 वॉट का बल्ब लगा दीजिए। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से ऊर्जा बढ़नी चाहिए, परंतु प्रयोग में ऐसा नहीं हो रहा था। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, हॉलवेस और लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। इंटेंसिटी हम कितनी भी बढ़ा देते थे, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा देते थे, पर उससे एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता था इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बढ़ जाता था? नंबर बढ़ जाता था पहले की तुलना में। पहले से दुगने तिगुने 4 गुने इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाते थे, पर हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं आता था। ये एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। और जबकि वेव थ्योरी के मुताबिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी पर नहीं बढ़ रही है। सेकेंड पॉइंट लिखा गया कि यदि तरंगाग्र ऊर्जा लेकर आते, वेव थ्योरी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन चलता है? आंसर, वेव फ्रंट चलते हैं। ऐसे वेव फ्रंट ऐसे चलते हैं, एक एक करके वेव फ्रंट आते रहते हैं। तो अगर तरंगाग्र ऊर्जा लेकर आते तो धातु के पृष्ठ से एक साथ सभी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होना चाहिए था, परंतु एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी नहीं होता। हमने देखा कि ऐसा नहीं होता है। कैसे हम सोचते हैं इस तरीके से, देखो ये धातु की प्लेट है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेटल की प्लेट है और इस पर वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं लेकर के अपनी एनर्जी। सपोज कि ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट ऐसा लेकर आएगा, धार से इस पर पड़ेगा, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। जब ये वेव फ्रंट आएगा तो अब ये बताइए, यहां का यहां का यहां का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको एनर्जी एक साथ मिलती है, या वेव फ्रंट किसी को एनर्जी पहले दे देता है, किसी को बाद में देता है? सबको एक साथ मिलती है। ये वेव फ्रंट आके तो एक साथ ही टकराता है ना इस पे। तो सरफेस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है मेटल पे, सभी इलेक्ट्रॉन्स को वेव फ्रंट अगर होता तो ये सबको एनर्जी कैसे देता? आंसर है, आगे पीछे नहीं देता, सबको एक साथ एनर्जी देता। अगर सबको एनर्जी एक साथ देता तो फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली सबको कैसा आना चाहिए था? एक साथ ही बाहर आना चाहिए था। भले 2 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, लेकिन जब सबको एक साथ ऊर्जा मिल रही है तो सभी को कैसा आना चाहिए? एक साथ ही बाहर आना चाहिए ना। पर हमने एक्सपेरिमेंट में देखा ऐसा नहीं होता। पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
एक एक करके ऐसे निकलते हैं, तभी हमको करंट मिलती रहती है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी वेव थ्योरी के मुताबिक नहीं था कि अगर वेव फ्रंट होते, अगर वेव फ्रंट के पास एनर्जी होती, वो लेकर आते, तो पृष्ठ से एक साथ सभी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होना चाहिए था। पर हम ये नहीं देखते, हम तो देखते हैं कि लाइट पड़ती है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, एक साथ सभी नहीं निकलते, ये नहीं होता, उस पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। थर्ड पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु की देहली आवृत्ति से कम है तो तीव्रता कितनी भी अधिक हो, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट देखो मिली हमको। हमने देहली आवृत्ति के बारे में स्टडी किया कि किसी भी धातु के पृष्ठ से अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो जो लाइट उस पर आप इंसिडेंट करते हैं ना, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही आपने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला था, संस्तब्ध आवृत्ति कहा था उसे आपने। अगर उस आवृत्ति के बराबर की लाइट डालेंगे आप, तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल दें सरफेस पर, फिर आप तीव्रता कितनी भी बड़ी कर दें, लेकिन अगर उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। यह भी हमने देखा। क्या आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ क्या बताया मैंने आपको कि अगर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, देहली आवृत्ति से कम है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आप डालेंगे, तो फिर बल्ब आप चाहे 5000 वॉट का लगा दो, आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आते थे। यह भी हमने देखा। इसका मतलब था कि अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें आप, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता सरफेस से। अब तीव्रता कितनी भी बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, इसका मतलब तीव्रता के पास ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उस समय चाहे 5000 वॉट का बल्ब लगा दो, इलेक्ट्रॉन एक भी बाहर नहीं निकलता। तो इससे भी हमको पता चला कि इंटेंसिटी में ऊर्जा नहीं होती लाइट में। तो वही यहां लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के बीच में कुछ तो समय पश्चता होनी चाहिए थी, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में ऐसा नहीं होता। क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होता है, इसको समझिए ध्यान से जरा। इनका यह कहना है इस पॉइंट में कि जब अगर ये वेव होती लाइट, तो इसके वेव फ्रंट ऐसे आके टकराते, इससे वेव फ्रंट आके टकराते, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है सरफेस में, और यहां से वेव फ्रंट ऐसे टकराया, एक वेव फ्रंट टकराया, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली। हो सकता है वो एनर्जी जितनी सब इलेक्ट्रॉन्स को मिली, एक वेव फ्रंट से ही सभी इलेक्ट्रॉनों को वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा ना मिले। हो सकता है ऐसा। भाई यहां से तो वेव फ्रंट आ रहे ना, असंख्य वेव फ्रंट आएंगे। तो जब एक वेव फ्रंट टकराएगा तो हो सकता है कि एक वेव फ्रंट जब टकराए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, लेकिन एक वेव फ्रंट के टकराने से सभी इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ऊर्जा ना मिल सके जितना मेटल का वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा उस समय। समझ में आया? तो फिर क्या होगा? वेव फ्रंट एक टकराएगा, दूसरा आएगा, तीसरा। अगर 10 वेव फ्रंट आ गए तो 10 के बाद, 20 के बाद, एक निश्चित समय के बाद सब इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा आ जानी चाहिए कि उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए? वर्क फंक्शन के, और फिर निकलना चाहिए उनको। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में आती, लाइट अगर वेव फ्रंट के फॉर्म में आती, तो एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा, कुछ तो टाइम लेता। चौथा, पांचवा, 10वां वेव फ्रंट के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते। पर एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं यहां लाइट आते देर नहीं होती, इलेक्ट्रॉन फुदक के आ जाता है बाहर। एक भी समय पश्चाता नहीं होता। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे ही लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन चट से निकल के बाहर आ जाता है। अगर ये वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती लाइट तो कुछ तो वक्त लगता कि नहीं लगता सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलने में, वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा मिलने में कुछ तो टाइम लगता, और फिर टाइम लगने के बाद इलेक्ट्रॉन आता। भले ही वो 1 मिली सेकंड का टाइम लगता, माइक्रो सेकंड का टाइम लगता, कुछ टाइम तो लेता, पर ये टाइम नहीं लेता। हमने देखा जैसे ही सरफेस पर लाइट पड़ी चट से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। और ये इसको ना कैसे सोचा गया, इसको मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूं। जैसे आप थोड़ा सा देखिए, कोई वॉल है, कोई दीवार है आपके घर में, समझ में आया आपको? एक फिर से एक्चुअली क्या होता है, वाकई में एक्सपेरिमेंट में हमको क्या दिखता है कि लाइट पड़ते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं कि लाइट पड़ने के कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? हाँ, एक्चुअली हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि लाइट सरफेस पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन चट से बाहर आ जाता है। ये रियल में होता है, ठीक है। अब हम इसको सोचते कैसे हैं, देखो कहां से एग्जाम्पल बनाया हमने, इसको सोचा कहां से। हमारे पास एक दीवार है, दीवार को आपने तोड़ना है, दीवार को आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो अब आप मुझे बताइएगा, मैं 2 तरह से दीवार तोड़ने की कोशिश करता हूं। एक तो लोहे का ऐसा पीस बना के लाता हूं, मोटा सा, खूब ऐसा पीस, चौड़ा और मोटा, और दीवार पर हम ऐसा मारते हैं उसको, ऐसे। एक दीवार तोड़ने का ये तरीका है। वहीं बगल में एक आदमी दीवार तोड़ रहा है, उसने क्या किया, उतने ही लोहे का उसने ऐसा नुकीला बना रखा है, कुदाली जैसे, समझ रहे हैं? कुदाली जैसे उसने बना रखा है ऐसा नुकीला, और वो जाता है, वो दीवार को ऐसे मारता है। अब आप मुझे बताइए कि जिस आदमी ने लोहे की एक मोटी और बड़ी सी प्लेट बार बार दीवार पर मार रहा है, उससे दीवार जल्दी टूट जाएगी कि जो उतने ही मोटे और उतने ही बड़े लोहे की कुदाली बना के रखा है, नोक बना के रखी है, वो जब मारेगा तो वो दीवार को जल्दी तोड़ पाएगा? कौन तोड़ पाएगा? जिसने कुदाली बना के रखी है, जिसने नुकीला हिस्सा बना के रखा है, वो जहां मार देगा वहां से चिटक के पार्ट बाहर निकल आएगा, वहां से दीवार का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब तो किसके पड़ते ही दीवार तुरंत टूट जाएगी? नुकीले हिस्से के। क्या इतने चौड़ी प्लेट के पड़ने से दीवार का कोई टुकड़ा टूट के बाहर आएगा? तुरंत नहीं आएगा। अब यही चीज लगाइए पीईई में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस घटना में लगाइए। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसा आता है, तुरंत बाहर आता है कि थोड़ी देर बाद आता है? तुरंत बाहर आता है। तो यहां लाइट का बिहेवियर हमको कैसा लगता है, कुदाली जैसे लगता है कि प्लेट जैसा लगता है? कुदाली जैसा, प्लेट जैसा तो नहीं लगता ना। और प्लेट जैसा किसमें आती थी, वेव में, और वेव जैसा नेचर नहीं लग रहा है हमको, तो फिर इसका तो हम ये सोचते हैं ना कि अगर लाइट वेव फॉर्म में चलती होती, अगर इसके वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रहे होते, तो जब लाइट पड़ती, बार बार लाइट पड़ती, तो कुछ देर लगते ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। पर ऐसा नहीं होता एक्सपेरिमेंट में। हमने देखा कि लाइट के पड़ते ही तुरंत, लाइट के पड़ते ही तुरंत क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब लाइट का नेचर वेव फ्रंट जैसा तो नहीं महसूस हो रहा है, प्लेट जैसा तो नहीं है। फिर कैसा है, नुकीला है, बिल्कुल नुकीला, मतलब गोली जैसा नेचर है। गोली भी आप मारिए दीवार पर, उस जगह का टुकड़ा फूट करके बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी लोहे की प्लेट लाके बार बार मारेंगे तो आप उसको देर में टूटेगा, पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा उसको टूटने में। तो क्या ये एग्जाम्पल कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ी थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो रही है? फिर से लाइट का वेव थ्योरी में क्या बताया गया कि लाइट कैसे आगे बढ़ती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। वेव फ्रंट प्लेट जैसा चलता है कि कुदाली जैसे चलता है, पार्टिकल जैसे? वेव फ्रंट कुदाली जैसे चलता है। सुन क्या रहे हो भैया? वेव फ्रंट कैसा चलता है, प्लेट जैसा, वेव फ्रंट की फॉर्म में ऐसा चलता है। अब जब ये जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा वक्त लगना चाहिए या तुरंत निकालना चाहिए? थोड़ा वक्त लगना चाहिए। पर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल आता है। इसका मतलब है लाइट का नेचर वेव फ्रंट जैसा नहीं है। कैसा है? कुदाली जैसा है, गोली जैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। समझ में आया कुछ? तो वही हमने यहां लिखा, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर आपतित होने
तथा इलेक्ट्रॉनों के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के बीच में कुछ तो समय पश्चता होनी चाहिए थी, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में ऐसा नहीं होता। यहां लाइट पड़ते ही तुरंत चिटक के इलेक्ट्रॉन बाहर, ये होता है। और ये बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर शो करता है जैसे किसी दीवार पे गोली आप मारिए तो दीवार का उतना पार्ट जहां पर गोली पड़ेगी उतना टुकड़ा दीवार का टूट के बाहर आ जाएगा, है ना। और अगर आप प्लेट मारोगे तो प्लेट आपको 20 बार मारनी पड़ेगी, 50 बार मारनी पड़ेगी, तब दीवार का वो हिस्सा तोड़ पाओगे। तो हमको इसका नेचर कैसा शो हुआ, वेव फ्रंट की तरह नहीं लगा कि वेव फ्रंट जाते होंगे, गोली जैसा नेचर शो हुआ, पार्टिकल नेचर शो हुआ मुझे इसका। ये कुछ पॉइंट रहे जिनको देख करना हम कह सकते थे कि जो वेव थ्योरी है वो क्या है, जो वेव थ्योरी है वो गलत है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। खैर हम क्यों गलत नहीं बोल सकते, जबकि उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी हम गलत नहीं बोल सकते। आप जानते हैं क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर वेव थ्योरी ही गलत होती, अगर पूरी वेव थ्योरी ही गलत होती तो वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे प्रकाश की बड़ी बड़ी घटनाओं की व्याख्या कैसे करती। तो वी डोंट से दैट वेव थ्योरी इज रॉन्ग, हम ये नहीं कहते हैं कि वेव थ्योरी गलत है, हम ये कह देते हैं कि जो हाइगेंस की वेव थ्योरी है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करने में असफल है। तो आप भी कभी क्या नहीं बोलेंगे कि प्रकाश की वेव थ्योरी गलत है, नहीं बोलेंगे। अगर मैंने बोला ना बेटा आपको कि अगर वेव थ्योरी ही गलत होती, पूरी अगर पूरी की पूरी वेव थ्योरी ही गलत होती तो ये फिर प्रकाश वैद्युत ये परावर्तन है लाइट का, अपवर्तन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इन घटनाओं की व्याख्या कैसे करता। उनकी तो व्याख्या उसने सफलतापूर्वक की ना, उसमें तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो उनकी व्याख्या उसने बड़ी आसानी से की, जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थी जिनकी व्याख्या लाइट का कोई भी नेचर हम मान ले हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, उसको भी एक्सप्लेन करा है वेव थ्योरी ने। सो वी कांट से कि वेव थ्योरी गलत है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि वेव थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं कर सकी, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करने में असफल रही। पर आप ये नहीं कहेंगे कि वेव थ्योरी क्या है, गलत है। इस प्रकार तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, अच्छा ये बताइए इधर का पोर्शन सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ओके। अब अगर वेव थ्योरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करेगा तो अब कौन करेगा? हिस्ट्री में याद करिए, सबसे पहले लाइट का नेचर किसने बताया? न्यूटन। पार्टिकल नेचर उन्होंने बताया, कॉर्पस्कुलर की फॉर्म में चलेगा। हमने नकारा क्योंकि कुछ अच्छी बातें, हमें कुछ ऐसी बातें मिली जो सुटेबल नहीं लगी, नकार दिया गया उसको। उसके बाद हाइगेंस की वेव थ्योरी चलने लगी। वेव थ्योरी चलने लगी, वी वर हैप्पी कि वेव थ्योरी से हम सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइट की, तो हम बड़े खुश रहे। हमने एक्सप्लेन भी की बहुत सारी चीजें, और अचानक एक आज ऐसी घटना मिल गई हमारे इतिहास में, साइंस के, फिजिक्स के इतिहास में, जिसने फिर से वेव थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या वाकई में लाइट वेव की फॉर्म में चलेगी। और उसको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वेव थ्योरी से तो नहीं कर पाए एक्सप्लेन हम। अगर अब हम क्या हो रहा था, बहुत वर्षों तक हम क्या मानते रहे कि लाइट कैसे हो चलती है, वेव की फॉर्म में। पर अचानक से आज हमको बहुत बड़ा धक्का लगा जब किसी ने ये बोला कि वेव थ्योरी आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को। इसका मतलब अब वक्त फिर से आ गया था साइंस की दिशा बदलने का, कि कुछ फिर से नया होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना फिर कौन करेगा अगर वेव थ्योरी नहीं करेगी तो, जबकि हम तो पूरी तरह से वेव थ्योरी पर डिपेंड है। और अगर यही एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा एक्सप्लेन? आंसर है फिर से टाइम आ गया है, कोई दूसरी थ्योरी बननी चाहिए जो लाइट के इस पीईई को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सके। बनाई गई थ्योरी, उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, उन्होंने थ्योरी बनाई। उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर वेव नेचर नहीं होता, या होता भी है जैसा भी है, पर लाइट का नेचर
पार्टिकल नेचर। अभी लास्ट पॉइंट में देखा आपने कि इसका बिहेवियर ऐसा, तो हम क्या करें? इसका बिहेवियर हमको गोली जैसा ही शो हो रहा है कि गोली दीवार पर पड़ेगी तो टुकड़ा तोड़ देगी, लेकिन लोहे की इतना बड़ा पीस आप दीवार पर बार बार मारो जाके ना, वो दीवार को एक बार में तोड़ नहीं सकती। पर अगर गोली मारेंगे एक बार में दीवार की टुकड़ा बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि लाइट जो होती है वो उसके वेव फ्रंट नहीं जाएंगे, वो किस फॉर्म में चलेगा? पार्टिकल फॉर्म में चलेगा। और लाइट के उस पार्टिकल, लाइट सोचो, लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में चलेगी। उस पार्टिकल नेचर का नाम रखा उन्होंने फोटोन। लास्ट क्लास में भी मैंने इसका थोड़ा जिक्र किया था, एक्चुअली कुछ बातें बताई थी, क्योंकि मुझे वहां एच न्यू का यूज करना था। अगर मैं नहीं बताता तो मैं एच न्यू को यूज कैसे कर पाता, तो मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। और आज फिर से, आज तो पूरा अब पढ़ने को मिल रहा है आपको कि मैक्स प्लैंक ने क्या किया, फोटोन थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया। उन्होंने बताया कि लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में नहीं चलेगी, बल्कि लाइट का जब भी प्रोपेगेशन होगा, वो प्रोपेगेशन होगा या जो भी होगा, उनका कहना था कि लाइट किस फॉर्म में चलेगी? पार्टिकल नेचर होगा लाइट का। लाइट का वो जो पार्टिकल होगा एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो एनर्जी का एक छोटा सा क्या है? पैकेट है, ऊर्जा का एक छोटा सा बंडल है वो। और वो पैकेट, जब भी कोई लाइट सोर्स जलता है, ट्यूबलाइट जले, बल्ब जले, सन से लाइट आती है, कहीं से भी लाइट आती है, तो उसमें एनर्जी के वो छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी के वो छोटे छोटे बंडल जो होते हैं ना, वही बाहर आते हैं, ऐसे वही फेंके जाते हैं। और वो बंडल, मैंने कल भी बोला कि वैसे नहीं बने हुए कि बंडल एक टिफिन बॉक्स के अंदर बंद है, एनर्जी का ही वो पैकेट है पूरा। और वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो जब भी किसी सरफेस पर टकराता है ना, उसकी एनर्जी सरफेस को मिल जाती है, उसका मोमेंटम ही सरफेस को मिल जाता है और खुद खत्म हो जाता है। ये उसका सेक्रीफाइस है, बलिदान कर देता है, वो जाके इसको एनर्जी भी दे देता है, मोमेंटम भी ट्रांसफर कर देता है, बट खुद का अस्तित्व तो उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये फोटोन होता है, उसका एक दूसरा नाम भी रखा गया क्वांटा। तो ये वाली थ्योरी उन्होंने फिर आगे बढ़ाई कि ये वाली थ्योरी लाइट पे अब लगेगी, अगर आपको पीईई को एक्सप्लेन करना है तो। समझ रहे हैं आप? अब क्या थ्योरी थी वो? उस फोटोन, क्या है फोटोन, उसके बारे में कौन कौन सी बातें उस समय मैक्स प्लैंक ने बताई, उसके लिए भी हमने यहां पर कुछ पॉइंट बना के रखे हुए हैं, ताकि जब मैं लिखूं तो आपका वक्त बर्बाद ना हो, मैं बस आपको समझा दूं और आपका बड़ी कम समय में ज्यादा चीजें आप तक पहुंच सकें। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था? मतलब मैक्स प्लैंक ने फोटोन के बारे में जो बताया, क्या बात बताई उन्होंने आखिरकार? देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, हम आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहला, जब विकिरण, विकिरण मतलब लाइट, लाइट का रेडिएशन विकिरण है ना, तो जब विकिरण अर्थात लाइट किसी पदार्थ पर आपतित होता है, या आप यूज कर सकते हैं, आपतित का मतलब टकराता है। जब विकिरण किसी पदार्थ पर टकराता है, मतलब धार से जब उसकी टक्कर होगी, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। रास्ते में कैसा चलेगा आई डोंट नो, बट जब उसकी टक्कर होगी किसी सरफेस से, तो विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि यह कोई कण हो। है थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि मैक्स प्लैंक के मुताबिक जब रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट, किसी सरफेस पर टकराएगी, उस वक्त उसका नेचर कैसा होगा? ऐसा नेचर होगा, इस प्रकार बिहेव उसका होगा जैसे कि कोई पार्टिकल टकराया हो। तो रास्ते में क्या है? रास्ते में हमें नहीं मालूम कैसा है, कि रास्ते में भी पार्टिकल नेचर था कि या रास्ते में अभी वेव ही चल रही है। टक्कर होते समय केवल पार्टिकल उसका नेचर शो होता है, ये मैक्स प्लैंक का मानना था, ये उनका बताना था। कुछ बात हमारी समझ में आई? तो मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि प्रकाश विकिरण, जो लाइट का रेडिएशन होगा, वो किस फॉर्म में चलेगा। चलना नहीं बताया उन्होंने, चलेगा किस फॉर्म में ये हम नहीं जानते हैं। उनका कहना था ये हमको नहीं पता कैसे चलेगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर जब वो टकराता है किसी सरफेस से, चाहे हमारी आंख पर रेटिना पे टकराए, हमारी बॉडी से टकराए, किसी वॉल पे टकराए, इस बोर्ड पे टकराए, जब किसी सरफेस पे टकराएगा ना,
तो उसका नेचर कौन सा नेचर होगा? वो पार्टिकल नेचर होगा। उससे पहले कैसे चल रहा था ये मैं नहीं जानता हूं, ये उन्होंने कहा। और इस कण रूप का नाम उन्होंने क्या रखा? फोटोन नाम रख दिया उन्होंने। ठीक है, कुछ बात समझ में आ गई? बताइए, मैक्स प्लैंक का पहला पॉइंट, पहली चीज उन्होंने क्या मानी कि जब भी लाइट का रेडिएशन चलेगा तो किस रूप में चलेगा, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला ये हमें नहीं मालूम। तो पार्टिकल नेचर तो कहा, तो पार्टिकल नेचर कब उसका शो होगा? जब वो किसी सरफेस से टकराते समय पार्टिकल नेचर शो करेगा। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? तो लाइट के पार्टिकल का नाम क्या? फोटोन। याद रहेगा आपको? ओके। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। सेकंड, प्रत्येक फोटोन ऊर्जा का एक पैकेट होता है। कल से मैं आपको बता रहा हूं कि हर फोटोन होता एक्चुअली क्या है, वो ऊर्जा का ही एक पैकेट होता है। उसके चौथा पॉलीथीन का बंडल है, कोई टिफिन बॉक्स है, कागज का एक पीस, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऊर्जा का ही पूरा पूरा बंडल बना हुआ है। ऊर्जा का एक पैकेट होता है जिसके पास h न्यू के बराबर ऊर्जा रहती है। उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू के बराबर ऊर्जा होती है। अब न्यू और h के बारे में बताया गया। न्यू क्या चीज है, h क्या चीज है? न्यू के बारे में बताया गया जहां न्यू विकिरण ऊर्जा अर्थात प्रकाश की आवृत्ति है, समझते हैं वैसे सभी लोग आप लोग। और h क्या है? प्लांक नियतांक है। लास्ट क्लास में प्लांक नियतांक का मान भी बताया, 6.64 और 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। 6.6 लिखा था, वो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.63 के आसपास रहता है उसकी वैल्यू। h प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो अगर लाइट का फोटोन ऐसे जा रहा है और उस फोटोन की आपको पता लगानी है कि ये जो जा रहा है इसके पास कितनी एनर्जी है, तो कैसे पता लगाइएगा आप लोग? क्या सूत्र है उसके लिए, क्या फॉर्मूला उसके लिए है? अरे ये लिखा नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, सही से पढ़ रहे हैं तो क्या लगता है आपको? जब मैं जैसे पूछने लगते हैं तो अचानक से दिमाग नहीं चलता क्या आपका? मतलब आप मेरे सवाल पूछने और आपके दिमाग चलने के बीच कुछ समय पश्चाता होती है ना? चलिए खैर, मतलब 2-3 मिनट बाद आपका दिमाग स्टार्ट होता है। बुलेट जैसा दिमाग है आपका, जिसके पास h न्यू के बराबर ऊर्जा रहती है। न्यू आवृत्ति और h क्या है? प्लांक नियतांक है। तो अगर मैं बोलूंगा ये प्रकाश का फोटोन जा रहा है, इसके पास कितनी ऊर्जा है, तो आप क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? h न्यू के बराबर एनर्जी है। h की जगह पर क्या लिखना है? प्लांक कांस्टेंट का मान। न्यू की जगह उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो भी दी होगी हमको वो लिखेंगे। इस फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये है क्या एक्चुअली? लाइट हो तो है, तो ये कितनी स्पीड में चलेगा? जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो प्रकाश फोटोन की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट फोटोन is equal to the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट फोटोन। प्रकाश फोटोन की ये स्पीड है। और समझ में भी आता है कि ये फोटोन एक्चुअली है किसका? लाइट से तो नहीं आ रहा है, लाइट का ही तो फोटोन है, लाइट का ही तो पार्टिकल है, तो लाइट की स्पीड से चलेगा ना। ओके, इसका संवेग h न्यू अपॉन c होता है। अरे मतलब लाइट के पास क्या होता है? संवेग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी चर्चा करी थी हमने इसकी। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट ही है, उसके पास क्या होता है? संवेग। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, P बराबर m इंटू वी, बस। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब इतने दिन हो गए तो आप लोग भूल गए हैं, है ना? इसलिए तो मुझे डर लगता है कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि आप यहां पर आए और मैं जब सामने आऊं तो हमू से पूछ लो आप कौन है, क्योंकि आप में भूलने का बहुत बड़ा असर है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेसन कुछ ही दिनों पहले हमने स्टडी किया है, 1 महीना ही हुआ होगा आई थिंक की। और उसके बाद आप यहाँ पर आते ही मोमेंटम के बारे में भूल गए, एनर्जी का। क्या किसी को मालूम है इसमें क्या डिफरेंस मैंने बताया हुआ था? चलिए मैं ही बता देता हूँ, हटाइए। देखो मैंने बताया मटेरियल के पास भी मोमेंटम होता है, पदार्थ के पास, और रेडिएशन के पास, एनर्जी के पास, लाइट के पास भी क्या होता है? मोमेंटम, संवेग।
मोमेंटम एक बड़ी बढ़िया राशि है, एक बड़ी बड़ी अच्छी भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये चीज होती है ना, मोमेंटम, वो किसी भी दूसरी चीज पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। समझ रहे हैं? और हमें फिजिक्स में दो ही चीजें, तो आप जानते हैं फिजिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स और एनर्जी। पूरी फिजिक्स पर जाइए, बस दो की चर्चा करते रहते हैं, दो की तो चर्चा करते हैं। अब चाहे जहां का उठा के देख लीजिए, या तो हम एनर्जी की बात कर रहे होंगे, या तो हम लगने वाले फोर्स की बात कर रहे होंगे। सो फोर्स एंड एनर्जी, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन अवर फिजिक्स। इसलिए जिसके पास मोमेंटम है वो क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। Therefore, momentum is a very important quantity for us, and photon has momentum. Photon के पास momentum होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का अगर आप संवेग निकाल रहे हैं तो उसका m इंटू वी से निकालेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग से। लेकिन अगर रेडिएशन का, लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप मोमेंटम निकालेंगे तो उसको आप निकालेंगे एनर्जी अपॉन वेलोसिटी से निकालेंगे। और क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हमने बताया भी था, अभी तो मेरे पास जगह कम है। मोमेंटम, संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है मटेरियल के लिए? m इंटू वी। तो हमने बोला अगर हम ऐसे लिख दें तो भी तो m इंटू वी ही आएगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी। अभी भी v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला m इंटू वी है, और मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है। इसमें mv स्क्वायर क्या चीज है? mv स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, और v क्या चीज है? वेलोसिटी। तो संवेग का एक फॉर्मूला m इंटू वी भी होता है, और संवेग का एक फॉर्मूला एनर्जी अपॉन वेलोसिटी भी होता है, ऊर्जा अपॉन वेग, यह भी फॉर्मूला है। ठीक है? और देखो इसका संवेग कितना होता है। तो ये रेडिएशन है या मटेरियल है? अभी तो रेडिएशन है। अगर रेडिएशन है तो इसके लिए mv लगेगा या एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगेगा? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगेगा। तो इसका संवेग एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। देखो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? अभी यहां लिखा है हमने h न्यू के बराबर, और वेलोसिटी कितनी होती है? c के बराबर। तो h न्यू अपॉन c इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये समझ आ गया सभी को? अब हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जरा सा। c की वैल्यू क्या लिख दी? c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। प्रकाश की चाल का सूत्र याद है ना भैया आपको? c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर हम c की जगह न्यू इंटू लैम्डा लिखेंगे तो न्यू से न्यू कट जाएगा, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? तो प्रकाश फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। उसके पास संवेग भी होता है, कितना होता है? h न्यू अपॉन c और h अपॉन लैम्डा, ये उसके पास मोमेंटम होता है। अब अगर प्रकाश फोटोन के पास मोमेंटम होता है तो ये जब भी किसी चीज पर टकराएगा तो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। समझ में आया? क्योंकि संवेग में क्या होगा? उसके परिवर्तन। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। फोटोन के पास क्या है? संवेग। ये ऐसे जाता है और इस सरफेस पर टकराता है, तो इसके पास संवेग है। अब ये गया गया गया, धार से टकरा गया, टकरा गया। आप जानते हो ये क्या करता है? इसके पास जितना संवेग है, इसके पास जितनी एनर्जी है, ये जाके सब पूरा संवेग और सब पूरी एनर्जी इस सरफेस को दे देता है और खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है इसका। अब आप बताइए, फोटोन जब नहीं आया था, होगा इसका कुछ संवेग, हमें नहीं पता, लेकिन फोटोन आने से इसको संवेग मिला, तो इसके संवेग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर पहले बिल्कुल नहीं था तो अब फोटोन वाला संवेग मिल गया इसको, तो इस सरफेस के संवेग में क्या हुआ? परिवर्तन। और क्लास 11th में आपने पढ़ा है संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? बल। संवेग परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती। तो अगर इस सरफेस का संवेग परिवर्तित हुआ, इसका मतलब इस पर बल लगा। समझ आ गई? इस प्रकार से सरफेस पर बल लगता है। देखो क्या लिखा अगला पॉइंट, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो, ये चौथे नंबर पे लिखा होगा, वहां पर आ जाएंगे अभी। पहले इसी को पढ़ लें क्या? नहीं, 5वें पे लिखा है ये।
चलिए तीसरा पढ़ते हैं, वो आगे मिल जाएगा आपको। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, अब देखो क्या बोला गया, प्रकाश की क्या बढ़ाते हैं, तो फोटोन की आवृत्ति और उसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाओगे तीव्रता, आयाम बड़ा कर देंगे हम लाइट वेव का, तीव्रता बढ़ा देंगे, बल्ब का वोल्टेज बदल देंगे, 100 का 500 कर देंगे, 1000 कर देंगे, 2000 कर देंगे, ऐसे हम क्या बढ़ा सकते हैं उसकी तीव्रता। लेकिन देखा गया कि अगर आप लाइट की तीव्रता बढ़ाते हैं, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, तो फोटोन की ना तो आवृत्ति पर कोई असर आता है और ना तो उसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव पड़ता है। भाई ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। अब जब आवृत्ति पे ही कोई असर नहीं आ रहा है, तो ऊर्जा पर कहां से कोई असर आएगा। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं, तो ना तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और ना ही उसके एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ता है। यह भी फोटोन का एक क्वालिटी उन्होंने बताई, गुण बताया कि आप तीव्रता कितनी बढ़ाते रहो, एनर्जी बढ़ा नहीं सकते फोटोन की, आप ना फ्रीक्वेंसी उसकी बदल सकते हैं। फोर्थ नंबर, फोटोन वैद्युत उदासीन होते हैं, ये एक चीज देख लो। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। वैद्युत रूप से कैसे होते हैं, उदासीन। वैद्युत उदासीन होने का मतलब क्या है, ना तो उनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही तो उनके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरीके से दूसरे आवेशित कणों में रहता है। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, पर फोटोन के पास किसी प्रकार का कोई चार्ज। अब आप सोचोगे अचानक से चार्ज वाली बात कहां से तुम्हारे दिमाग में आ गई, तो ऐसे आ गई क्योंकि हमने जो सब पार्टिकल बना के रखे हुए हैं, जो मटेरियल पार्टिकल हमने बना के रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे बना के रखे हैं, और उन्हीं तीनों से ना इसका नाम मिलता है फोटोन। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। तो कभी कभी ना बच्चों को हमें कंफ्यूजन आ जाता है कि लगता है वैसे ही इनमें से कोई ये 4 पार्टिकल होते हैं, उनको ये लगने लगता है, और उनको फिर लगता है कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो कभी कभी उनके मन में एक बात आ जाती है, तो क्या फोटोन के पास भी कोई चार्ज है। फोटोन का नाम तो उन्होंने, अच्छा ये फोटोन ही क्यों रखा उन्होंने नाम, फोटोन उन्होंने नाम इसलिए रखा था, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और ऑन तो हम उस हर पार्टिकल के नाम के पीछे लगाते हैं जो एटम के अंदर से आते हैं। जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उन हर पार्टिकल के पीछे हम एक लगा देते हैं ऑन। मटेरियल का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन, ऑन लगा दिया उसके पीछे। प्रोटॉन भी मटेरियल का पार्टिकल है, प्रोटॉन कर दिया न्यूट्रॉन। फोटोन में, फोटोन मटेरियल का पार्टिकल नहीं था, इसलिए ये लाइट का पार्टिकल है, तो लाइट के लिए क्या लिखा हमने इसमें, फोटो, और पार्टिकल है छोटा सा, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, ऑन इसके पीछे लगा दिया, तो इसका पूरा नाम उन्होंने क्या बना दिया, फोटोन। तो ये सीक्रेसी थी इसके पीछे, सीक्रेट था इसके पीछे का कि इसका नाम फोटोन ही क्यों रखा आपने। आप बता सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका नाम फोटोन ही क्यों रखा गया था। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, और ऑन तो हम उस हर पार्टिकल के नाम के पीछे लगाते हैं जिसको लगता है कि ये मटेरियल पार्टिकल है। समझ रहे हैं। और अभी अभी आपने कहा भी है कि लाइट वेव फॉर्म में नहीं चलती, बल्कि इसका नेचर कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो अगर ये पार्टिकल है तो ऑन लगाना चाहिए था हमको, लगाया उसके पीछे। तो ये एक वैद्युत उदासीन पार्टिकल होता है, अर्थात ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते हैं। मतलब अगर आप प्लस माइनस प्लेट लगा दो और उनके बीच से फोटोन को निकाल दो तो सीधे चला जाएगा। उसको क्या मतलब है यार, उसके पास चार्ज ही नहीं है ना। अगर जैसे ये प्लस लगाई, ये माइनस लगाई, अगर फोटोन के पास प्लस होता तो ये माइनस की तरफ मुड़ जाता, अगर माइनस होता तो प्लस प्लेट की तरफ मुड़ जाता, पर उसको जब मतलब ही नहीं, उसके पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके पास, तो वो सीधा चला जाता है, मुड़ता ही नहीं है किसी तरफ। तो ना तो वो वैद्युत क्षेत्र में डिफ्लेक्ट होता है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घुमाना शुरू कर देता है, तो यह भी नहीं होता। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र कहीं लगाएं और उनके बीच में से फोटोन को पास करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो किस पर फोर्स लगाता है, चार्ज पार्टिकल पर, और फोटोन के पास तो कोई चार्ज नहीं है ना, इसलिए इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। ये
इसके बाद ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया सबको। फिफ्थ, फोटोनों की ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहते हैं। फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैसे रहते हैं, मतलब फोटोन की ना तो ऊर्जा नष्ट होगी और ना तो क्या होगा, संवेग नष्ट होगा। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहां से फोटोन गया, अपनी एनर्जी लेके गया, अपना मोमेंटम लेके गया, यहां पर जाके टकराया, ठीक है, तो क्या उसकी एनर्जी, उसका संवेग नष्ट हो गया? आंसर इज नो। कहां है? इसके पास है। अब फोटोन से हटके इसके पास आ गया, बस इतना हो गया। बाकी ना तो उसकी एनर्जी कभी नष्ट होगी और ना तो उसका मोमेंटम कभी नष्ट हो सकता है। फोटोन की ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं। जब ये प्रकाश फोटोन किसी पृष्ठ से टकराते हैं तो उस पृष्ठ को संवेग हस्तांतरित हो जाता है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाता है। अभी बताया मैंने कि टकराए तो अपना जितना संवेग लेके आए थे, ये पूरा का पूरा मोमेंटम इन्होंने सरफेस को दे दिया, हस्तांतरित हो जाता है। परिणाम स्वरूप अब इसका रिजल्ट क्या मिलता है? जब सरफेस को पूरा मोमेंटम मिल गया तो अब हुआ क्या? पृष्ठ पर एक बल आरोपित होता है। मैंने बोला क्योंकि सरफेस का क्या चेंज हो गया? संवेग। और संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। तो समय के साथ क्योंकि इसका संवेग बदला, इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगा, एक बल आरोपित होता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि प्रकाश की प्रकृति पदार्थ अर्थात कण प्रकृति होती है। काहे? बल लगाना किसका नेचर है? सबसे शुरू में याद करिए, एक तरफ रेडिएशन, एक तरफ मेटेरियल की प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, इस लेसन की शुरुआत कर रहे थे, लिखा था। तो ये बल लगाने का गुण किस में आया था? पदार्थ में कि रेडिएशन में? पदार्थ वाली कैटेगरी में आया था कि बल लगाने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और आज रेडिएशन भी फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब रेडिएशन किस कैटेगरी में आ रहा है? मटेरियल की कैटेगरी में आ रहा है। फिर तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट ने हमको ये मानने पर मजबूर किया कि लाइट का नेचर, फोटोन का नेचर कौन सा है? पार्टिकल नेचर है, मटेरियल नेचर है उसका। क्योंकि बल लगाना किसका गुण है? पदार्थ का, मटेरियल का या रेडिएशन का? मटेरियल का। और रेडिएशन फोर्स लगाता है, इसका मतलब साफ है कि रेडिएशन का नेचर मटेरियल नेचर है। फिर तो नहीं समझ में आई बात आपको? ओके, आगे फिफ्थ पॉइंट हो गया, सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, फोटोनों की संख्या में संरक्षण नियम का पालन नहीं होता। ओहो, वाओ, कितना मतलब अच्छा है। देखो मैंने बोला ना, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है जो फोटोन होता है। कैसे सेक्रीफाइस करता है? अर्थात फोटोनों को उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको कम समझ में आएगा, मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है, क्या क्या है इसके पास? इसके पास एनर्जी है, इसके पास मोमेंटम है। जब ये सब कुछ लेके आया, टकराया, पूरी एनर्जी इसको दे दिया, पूरा संवेग इसको दे दिया। कोई भी, या हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस फोटोन का ऊर्जा कहां गई? आप बता सकते हो कि फोटोन की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, इसके पास है। हम पूछेंगे फोटोन का संवेग कहां गया? आप हमको फिर बता सकते हो कि संवेग नष्ट नहीं हुआ, इसके पास है। तो हम पूछेंगे फोटोन कहां गया? आप बोलोगे फोटोन नष्ट हो गया, इसके पास नहीं है। इसका मतलब एनर्जी और मोमेंटम क्या नहीं हो सकते? ना नष्ट हो सकते हैं, ना उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि फोटोन नष्ट हो सकता है और हम उसको उत्पन्न भी कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो ये एक बड़ा अच्छा पार्टिकल है, आता है, एनर्जी और मोमेंटम इसको दे जाता है और अपना खुद मर जाता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता बाद में। लेकिन खत्म होने से पहले, मरने से पहले, अपने एग्जिस्टेंस को फिनिश करने से पहले वो अपनी ऊर्जा और संवेग दूसरों को दे जाता है, अपने साथ वो चीज ले नहीं जाता। तो आप क्या क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं फोटोन की एनर्जी कहां गई? आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बता सकते हो? एनर्जी सरफेस के पास है। आपसे पूछेगा मोमेंटम कहां गया उसका? सरफेस के पास है। पर आप कोई आपसे पूछेगा फोटोन कहां गया, तो क्या आप ये कहेंगे सरफेस के पास है? नहीं। फोटोन का क्या हुआ? नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो फोटोन को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं।
उत्पन्न कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय तो यहां हुआ, उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? एक माचिस लीजिए, उसकी अंदर से स्टिक निकालिए, उस पर लगाइए। लाइट पहले नहीं थी, पहले वो लाइट थी? माचिस जब आप लाके जलाओगे, जब आप माचिस जलाते हो उसकी स्टिक लेकर के, तो माचिस और स्टिक आपके हाथ में, क्या लाइट जल रही है? कहीं नहीं जल रही है। आपने क्या किया? बल लगाया, विस्थापन किया। बल लगा के विस्थापन किया। ऐसा अपने मन से तो नहीं हो जाएगा ना ये, कि आपके धोखे में हो जाता है। ऐसा अपने मन से नहीं होता। कैसे होता है? बल लगाया, विस्थापन किया। माचिस में जो मैच बॉक्स है आपका, उसके साइड में केमिकल लगा हुआ है, रेड फास्फोरस लगा हुआ है, उस पर केमिकल लगा है। मैच स्टिक में भी केमिकल लगा हुआ है। कुछ केमिकल एनर्जी, कुछ हमारे द्वारा किया गया वर्क, और हमने जैसे इसको किया, आग जल पड़ती है। आग जली, लाइट बनी, फोटोन बने, क्योंकि उससे पहले वो फोटोन नहीं थे। तो हम फोटोन बना सकते हैं और हम फोटोन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फोटोन नष्ट हो सकता है, बनाया जा सकता है, पर उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम संरक्षित रहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ आपको नहीं आ रही है तो नहीं आया? अरे फिर से अच्छा देखो, अब माचिस ही लेके दिखाना पड़ेगा मुझे लगता है आपको पूरा। ये देखिए, मैच बॉक्स तो सबने माचिस नहीं देखी। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर इसमें माचिस नहीं देखी आज तक? हो सकता है आप ऐसे ही जगह से आए हो जहां माचिस वाचिस नहीं चलता। माचिस तो सबने देखी है ना। अब आप अगर नहीं देखी तो इस पे देख लो भैया। हम तो बहुत छोटी जगह से हैं, हमारे पास तो छोटी मोटी चीजें मिलती रहती हैं। ये मैच बॉक्स में केमिकल लगा है साइड में, और इसका जब आप ऐसा स्टिक निकालते हो ना, इसमें भी एक केमिकल लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? अब जब हम इसको ले करके जब हम इसमें घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमने बल लगाया और विस्थापन किया, मतलब हम वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो कुछ हमारी एनर्जी और कुछ इसकी केमिकल एनर्जी, दोनों मिल करके लाइट बन जाती है, उसके फोटोन बन जाते हैं। समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए, जब हमने माचिस ली, उसकी स्टिक निकाली, तो क्या कहीं लाइट है? अभी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या नहीं है? फोटोन नहीं है। लेकिन जब घिसोगे लाइट आ जाएगी अचानक से, उस समय फोटोन आ जाएगा। तो कहां से आया? आपने बनाया। जला के नहीं दिखाएंगे आप लोग हो मजे के हत्ती, आप जला के दिखाओगे अभी भी नहीं समझ में आया बेटा। तो फोटोन हमने क्या किए इस पे बताओ। फोटोन हमने इस पे बनाए, हमने उनको क्रिएट किया जो कि इसके पहले नहीं थे। और जब सरफेस पे टकराएंगे तो फोटोन क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो फोटोन की एनर्जी, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व रहेगा। ऐसा नहीं होता। वी कैन डिस्ट्रॉय नंबर ऑफ फोटोन्स एंड वी कैन क्रिएट द फोटोन्स। फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इज नॉट कंजर्व्ड। नंबर जो फोटोन का होता है वो संरक्षित नहीं रहता। तो ये क्या हमने पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन थ्योरी। जैसे जब हाइगेंस ने बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, तो उन्होंने वेव की कुछ बताया कि लाइट ऐसे होगा, वेव फ्रंट की फॉर्म में चलेगा, वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए लाइट सोर्स का काम करेगा, ये वो सब बातें बताई। इसके बाद हमने उसका यूज करना शुरू किया। क्या करने के लिए? इसके बाद हमने उसका यूज करना शुरू किया हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे ये फोटोन थ्योरी है। फोटोन थ्योरी में फोटोन के कैरेक्टर बता दिए गए कि ऐसा ऐसा होता है फोटोन। अब अगर ऐसा होता है, देखो इससे फिर भी वेव थ्योरी असफल हुई। कौन सी थ्योरी बनी? फोटोन थ्योरी। लेकिन फोटोन थ्योरी बनी, अभी बनी ही है। अभी ये असफल हुआ था ना, प्रैक्टिकल अभी बाकी है, इसको पूरा करके दिखाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है हॉलवेस और लेनार्ड के द्वारा, ऐसा क्यों हो रहा है? वेव थ्योरी वालों को बुलाया गया, पूछा गया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, प्लांक सामने आए ना, इन्होंने बोला कि लाइट किस रूप में चलेगी? पार्टिकल नेचर में चलेगी। उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई। ठीक है, अच्छा लगा तुमने बताया, पर अब तुम चलो एक्सप्लेन करो ओखा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब इनको बोला गया कि अच्छा, अगर आप ये बता रहे हो कि लाइट पार्टिकल नेचर में चलेगा, तो अब आप आइए
और ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है जिसे वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में असफल हो गई है, उसको अब आप अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन करके दिखाओ। तो प्लैंक ने एक्सप्लेन किया और सफलतापूर्वक उन्होंने अपने इस थ्योरी को लगाकर एक्सप्लेन कर दिया। उसके लिए उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बताए, जो कमियां थी या जो कुछ हमें दिख रहा था उसके मुताबिक उन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। अब ये चीजें हम देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में देखेंगे। अब ये मुझे बताइए, क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए, एक चीज और मैं पूछ लूं आपसे, ना पूछें? अरे बताइए, ये जब आप पढ़ते हो तो फिजिक्स आपको कहीं से डिफिकल्ट लगता है? लगती है डिफिकल्ट? नहीं लगती ना। तो पहले तो जब आप आए थे तो बोलते थे फिजिक्स बड़ी कठिन सब्जेक्ट है। अभी लगता है कठिन आपको? नहीं लगता ना। तो ये बड़ा इजी है सब कुछ, और इतना आसान है ना, आप केवल समझने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ आसान आपको लगेगा। एंड आई होप कि ये सारी चीजें आप समझते हैं। आप जानते हैं कुछ बच्चे क्या होता है, सुन लीजिए, कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना, हिम्मत हार जाते हैं इसको देख करके। एक्चुअली मैं खुद हिम्मत हार गया था जब मैं पढ़ता था। उस समय फिजिक्स का जो प्राइवेट पब्लिकेशन चलता था, ये इतनी मोटी मोटी बुक्स उसकी चलती थी, इतनी मोटी मोटी किताबें। तो जब स्कूल में गया और वहां से मुझे बोला गया कि आपको ये वाला राइटर फिजिक्स के लिए ले लेना है, तो नॉर्मल सी बात है उस समय, क्योंकि एज बहुत कम होती है तो बच्चे आके पेरेंट्स को ही बताते हैं। तो हमने भी बताया और हुआ ये कि ठीक है बुक आ जाएगी। फिर हम स्कूल गए और अगले दिन बुक आ गई। तो बुक रखी हुई थी सामने ऐसे ही अलमारी पे। जब हम आए तो हमारे यहाँ बताया गया कि तुम्हारी किताब आ गई है, जाओ देख लो यही वाली है कि नहीं है। अब हम जब इस बड़ी खुशी थी मुझे कि आज बुक देखने का मौका मिलेगा, और भी नई किताब का बड़ी खुशी, तो पढ़े चाहे कोई ना, नई किताब की बड़ी खुशी होती है। जब मैं देखने गया उसको दूर से, जब इतनी दूर अलमारी थी, तो देखो इतनी मोटी किताब। आप जानते हैं मैं हिम्मत हार गया, मैंने हिम्मत हार ली कि ये इतनी मोटी किताब तो भाई हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी को देख के किसी चीज को ना हिम्मत हारना नहीं होता। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आगे की कोई भी चीज आप नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते अगर पढ़ाई को देखकर हिम्मत हार जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सब कुछ होता है, इसलिए किसी को देख के हिम्मत मत हारिए, उस पर प्रयास करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे, आपको देखेगा जरूर आएगा। और आप जानते हैं जब आप हिम्मत हार जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आप पर हंसी उड़ाते हैं। और इसके लिए आज एक मुझे बड़ा अच्छा वाक्य याद आ रहा है, बोल दूं मैं आपको अगर इजाजत हो तो? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे तक जाना है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते हो, उन्हें भी यही करके दिखाना है हमको कि हम कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज को देखकर हिम्मत मत हारिए, उस पर मन से, लगन से आप ध्यान दीजिए। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।